आज बात होगी उस शख्स की जिनको पूरा देश नमन कर रहा है। रतन टाटा हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन देश उनके योगदान को याद कर रहा है। रतन टाटा वो शख्सियत थे जिन्होंने नमक से लेकर आईटी सेक्टर तक, कार से लेकर हवाई जहाज तक देश को नई ऊंचाइयां दी। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों का अधिग्रहण कर विश्व में भारत का झंडा बुलंद किया। एक तरफ टाटा ग्रुप को भारत का सबसे बड़ा ब्रांड बनाया, तो अपनी दानशीलता से देशवासियों का दिल जीता। भारत की सबसे बड़ी कंपनी का सर्वे सर्वा होने के बावजूद सादगी की मिसाल कायम की। बिजनेस जगत ही नहीं, देश के करोड़ों लोगों की प्रेरणा के स्रोत बने। वो रतन टाटा अब हमारे बीच में नहीं है। इस वक्त नरीमन पॉइंट के नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में उनके पार्थिव देह को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। दोपहर 3:30 बजे तक लोग रतन टाटा के अंतिम दर्शन कर पाएंगे और इसके बाद उनके पार्थिव देह को वर्ली के पारसी शमशान भूमि में लाया जाएगा, जहां रतन टाटा का अंतिम संस्कार होगा। रतन टाटा कल देर रात मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका निधन हुआ। 2 दिन पहले भी उनकी तबीयत खराब हुई थी, लेकिन उस वक्त रतन टाटा की ही मीडिया की ओर से ये जानकारी दी गई थी कि उम्र जनित कुछ स्वास्थ्य संबंधी टेस्ट के लिए वो अस्पताल में भर्ती हुए हैं, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। और कल देर रात ये खबर आई कि रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे और पूरे देश में शोक की लहर दौड़ पड़ी। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर राष्ट्रपति तक ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने आज सुबह रतन टाटा के घर पर जाकर उनके अंतिम दर्शन किए। महाराष्ट्र और झारखंड ने एक दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया, तो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रतन टाटा का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। 86 साल की उम्र में रतन टाटा ने अंतिम सांस ली। इस वक्त आप नोएल टाटा को और साथ ही उनके साथ बिरला समूह के चेयरमैन मौजूद हैं। देश को पहली स्वदेशी कार देने वाले टाटा इंडिका के तौर पर वो रतन टाटा थे। हालांकि उस वक्त ये लॉस में भी गई और ये नौबत भी आ गई कि उन्हें अपनी इस पूरी प्रोडक्शन यूनिट को बेचना पड़ रहा था। वो फोर्ड के हाथों बेचने के लिए तैयार भी हो गए थे, लेकिन उस वक्त फोर्ड के चेयरमैन रहे शख्स ने उनसे कहा कि ऐसे बिजनेस में आपने हाथ ही क्यों डाला जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी नहीं थी। वो बात रतन टाटा को दिल में कहीं ना कहीं चुभ गई। उन्होंने अपने प्रोडक्शन यूनिट ना बेचने का फैसला किया और 8 वर्षों के उपरांत ही जब फोर्ड बैंकरप्ट होने की नौबत पर आ गई, उस वक्त उन्होंने 2 बड़ी कार प्रोडक्शन कंपनीज का टेक ओवर किया, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया। वो थी जगुआर। हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद है दिनेश मौर्य इस वक्त नरीमन पॉइंट पर ही, और साकेत भी हमारे सहयोगी वहीं से मौजूद है। मैं तस्वीरें जो देख पा रही हूँ, देश की जानी मानी शख्सियतें आज यहाँ पर दिखाई दे रही है। नोएल टाटा जो कहा जा रहा है कि उत्तराधिकारी होंगे टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के, वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ बिरला समूह के चेयरमैन बिरला भी दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त आप और किन किन को वहाँ पर देख पा रहे हैं? परिवार के सदस्यों में से कौन कौन है दिनेश? दिनेश, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। ये तस्वीरें एक बार फिर से आप देखें। और जब हम बात टाइटन की करते हैं, टाइटन यानी कि वो एक मुकाम जो किसी 1-2 व्यक्ति को ही मिल पाता है। किसी एक, अगर आप इंडस्ट्री की बात कर ले, व्यक्तित्व की बात कर ले, उद्योग की बात कर ले या राजनीति की बात कर ले, तो वो वाकई में टाइटन थे। सिर्फ उनका ब्रांड ही टाइटन नहीं बना, बल्कि वो खुद भी एक टाइटन व्यक्तित्व के धनी थे। दिनेश, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, इस वक्त कौन कौन जानी मानी शख्सियतें नरीमन पॉइंट पर मौजूद है? देखिए, कई जानी मानी शख्सियत है, लेकिन मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाना चाहता हूं जिनकी कहानी बयां करती कि रतन टाटा कितने बड़े दिल के थे। इनका नाम नीलेश मोहिते हैं, पेशे से पेंटर है, बेहद गरीब परिवार से आते हैं। इन्हीं की जुबानी इनका किस्सा सुनते। साथ में ये भी बता दूं, एक गरीब पेंटर के लिए रतन टाटा ने अपने ताज होटल में बाकायदा एक कमरा दिया था और उस कमरे में इनकी पेंटिंग जो है उसकी प्रदर्शनी लगी थी। सीधे इन्हीं से सुनते हैं। बताइए,
कैसे आपकी टाटा जी से मुलाकात हुई थी और पूरा वाकया क्या है? हम टाटा साहब के को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। दरअसल 2018 में जब मैं टाटा सर से मिला तो उनके बर्थडे के दिन मैंने एक पेंटिंग बनाई थी जो हमारे राजा महाराजा उनके पूर्वज थे, तो उनकी लाइफस्टाइल। तो वो पेंटिंग 6 बाई 6 की पेंटिंग है। मेरा जो घर है वो 10 बाई 10 का घर है। उसमें जगह जो बचती है वो 4 बाई 4 की। तो मैं टाटा सर को ऐसे बोला था कि सर ये पेंटिंग बनाने में मुझे काफ़ी दिक्कत हुई। तो सर ने पूछा किस चीज़ से आपको दिक्कत हुई? तो बोला सर मेरा घर 10 बाई 10 का है और उसमें पेंटिंग है 6 बाई 6 की और बचती थी जगह 4 बाई 4 की। तो ये पेंटिंग मैंने फोल्डिंग करके की। तो सर ने इंक्वायरी करना चालू किया कि आपकी फैमिली में कौन है। तो जो भी है मैंने बताया कि मेरी माँ ने हमें बड़ा किया है। मेरे पापा बचपन में जब हमको छोड़ के गए तो माँ ने ही सब बड़ा किया है। और मुझे बीच में से मुझे स्कूल भी मुझे ड्रॉप आउट करना पड़ा। तो जब सर बोले कि ठीक है आप कहाँ पे रहते हो? बोला सर मैं ये भी मच्छी मार में नगर में रहता हूँ। सर बोले ठीक है नीलेश आप कल आके मुझे मिलिए। तो दूसरे दिन मैं गया जैसे उन्होंने बताया था। वो दिन मिले नहीं, तीसरे दिन भी मिले नहीं, चौथे दिन मिले। तो सर ने बोला नीलेश मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। तो उन्होंने चेक दिया था मुझे, लेकिन उसमें कितना अमाउंट था पता नहीं, वो ये एनवलप में था। सर बोले कि ये आप चेक रखो और यहाँ पे कुलावा में स्थित कहाँ पे घर ले लो अच्छे से। बड़ी स्पेस मिलेगी आपको और काफ़ी सारे आप पेंटिंग कर सकते हो और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो मैं बोला सर, मैंने उनके पेज छुए, बोला सर ये पेंटिंग आपको बर्थडे गिफ्ट थी और उसके मैं पैसे नहीं दे सकता हूँ, तो आप मुझे गलत मत समझिए, लेकिन आपको अगर कुछ मुझे देना है तो मुझे कुछ काम दीजिए। तो सर ने बोला ठीक है मैं सोचता हूँ। वैसा तो मेरे पास अभी फ़िलहाल कुछ काम है नहीं, जैसे कुछ काम होता है फिर मैं आपको बुला लेता हूँ। और काफ़ी मतलब 2 साल तो कोरोना में था। उसके बाद जब मैं उनसे मिला तभी उन्होंने ये मुझे बोले, उनका फ़ोन आया कि नीलेश मैं आपका एग्जीबिशन कराना चाहता हूँ टाटा आर्ट गैलरी में। तो बोला आपके पास काफ़ी सारे पेंटिंग्स होंगे तो आप। बोला सर मेरा घर जैसे मैं बताया था छोटा सा घर है और मैं ऑर्डर पे ही काम करता हूँ, जैसे ऑर्डर होगा तो ही मैं काम करता हूँ। तो मेरे पास काफ़ी सारे पेंटिंग्स हैं नहीं, मुझे बनानी पड़ेगी, मुझे 2.5 महीना दीजिए, 2 महीना दीजिए। तो सर बोले ठीक है अभी 2 महीने में कम से कम 1-2 ही पेंटिंग बनेगी, लेकिन दिन रात काम करके मैंने टोटल 19 पेंटिंग बनाई थी, क्योंकि एक पेंटिंग बनाने में 1.5 महीना तो जाता ही है। उसके बाद कैसे आपका एग्जीबिशन कैसे ताज होटल में हुआ, इस बारे में बताइए। तो फिर जब मेरा एग्जीबिशन लगा तभी टाटा सर आने वाले थे, लेकिन उनका कुछ तबीयत की पैर का तो प्रॉब्लम था। तो सर उसी के लिए जब मैं उनसे मिला उसके एक दिन पहला कि सर आप 2 मिनट के लिए आके जाए। बोले नीलेश आपका एग्जीबिशन जिस दिन है उसके 2 दिन पहला मैं बाहर जा रहा हूँ। तो मैं उनके पैर छुआ, तभी मेरा एग्जीबिशन वहाँ पे लग चुका था। जी देखिए ये टाटा है जिन्होंने एक आम गरीब व्यक्ति को घर देने का प्रयास किया, लेकिन ये खुददार पेंटर थे, इन्होंने वो चेक नहीं लिया, लेकिन दूसरे तौर पे इन्होंने पेंटिंग के लिए अपनी बाकायदा रतन टाटा ने जगह दी। और एक आम गरीब व्यक्ति को वो जिस तरह से मिलते थे ये बताता है कि रतन टाटा कितने बड़े दिल के थे। देखिए वो एक बात हमेशा कहते थे कि मेरे लिए धन या शक्ति प्राप्त करना ये मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है इस देश के लिए कुछ कर पाना, इस समाज के लिए कुछ कर पाना, और यही कंट्रीब्यूशन वो ताउम्र करते रहे। और जैसे कि आपने इनकी कहानी सुनी, ऐसी कई अनगिनत कहानियां, कई लोगों से आज हम यहाँ पर मिल रहे हैं। और बिल्कुल ठीक बात है दिनेश, कई कहानियां सामने आ पाती है, कई कहानियां सामने नहीं आ पाती है, और हर कोई इसलिए उन्हें सिर्फ एक बड़े उद्योगपति के नाते याद नहीं कर रहा है, बल्कि उनकी जो दानवीर शख्सियत थी उसकी वजह से उन्हें याद कर रहा है। बीजेपी सांसद और बिजनेसमैन नवीन जिंदल ने भी रतन टाटा के निधन पर शोक जताया। रतन टाटा को लेकर उनके पास क्या यादें हैं वो भी बताई, सुनिए। रतन टाटा जी ने पूरा अपना जीवन देश की सेवा में लगाया। उन्होंने औद्योगिकरण के अंदर देश को स्टील के लिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्होंने बहुत काम किया, गाड़ियों को बनाने के लिए, एयरलाइंस, उन्होंने बहुत से फील्ड्स के अंदर उन्होंने बहुत काम किया। और उनका जाना निश्चय ही हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। और लेकिन मैं समझता हूँ जो उन्होंने काम किया है, उन्होंने इंस्टीट्यूशंस डेवलप किए हैं, तो वो इंस्टीट्यूशंस, उनका किया हुआ काम वो हमेशा देश के लिए काम करता रहेगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वो करोड़ों लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है।
जो कि हमेशा रहेंगे। रतन टाटा को पूरा देश इस वक्त याद कर रहा है। मैनेजमेंट गुरु सुहेल सेठ ने रतन टाटा को श्रद्धांजलि देते वक्त उनका चेहरा बहुत भावुक हो गया था। वो भाव विभोर हो गए थे। उन्होंने रतन टाटा के बारे में जो बातें कही वो आपको सुननी चाहिए। अपने पहले पिताजी और फिर उसके बाद माताजी को खोया है। आज मैंने तीसरा पेरेंट खोया है। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, क्योंकि देखिए मैं उनको 1990 से जानता हूँ, 34 साल, और मेरी उम्र 61 है। तो आधी ज़िंदगी मैं उनको जानता था, और जितना स्नेह उन्होंने मुझे दिया, जितना प्यार, जितनी विनम्रता से वो पेश आए। मैं कौन हूँ? कुछ भी नहीं। उनके पास पूरी दुनिया थी, पर उन्हें ये लगता था कि भाई हाँ, कि मैं अगर सुहेल के साथ बैठूंगा तो हंसी मजाक होगा। और एक बात है, मिस्टर टाटा में एक खासियत ये थी कि वो सच के पहरेदार थे। अगर आप उनको सच एडवाइस देते, उनको वही पसंद था। वो उनमें से नहीं थे कि भाई आप उनकी हाँ में हाँ मिलाओ। तो वो जो उनकी खासियत थी वो बहुत यूनिक थी। और इस वक्त देश के गृह मंत्री अमित शाह कुछ कह रहे हैं, उन्हें भी सुनिए। का प्रयास चाहे अनुसंधान का क्षेत्र हो, चाहे मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, चाहे एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे कैंसर हो, कैंसर के इलाज की सारी सुविधाओं को देश के हर हिस्से में पहुंचाना हो, रतन टाटा जी के नेतृत्व में टाटा समूह ने इसको बहुत अच्छे से कर दिखाया है। आज श्री रतन टाटा जी हमारे साथ नहीं रहे हैं, परंतु उन्होंने जो लेगेसी छोड़कर जा रहे हैं वो लंबे समय तक देश के औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले, नेतृत्व करने वाले सभी लोगों के लिए पथदर्शक बनेगी, रास्ता बताती रहेगी। इसका मुझे भरोसा है। मैं आज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को परम शांति अर्पण करने का काम करें। मित्रों, आज 119वें वार्षिक सत्र में मैं आपके सामने उपस्थित हूँ और मुझे कहते हुए हर्ष है कि ऐसे समय पर पीएचडी चैम्बर के वार्षिक सत्र में मैं उपस्थित हूँ, क्योंकि जो वर्ष भारत के औद्योगिक जगत के लिए बहुत निर्णायक वर्ष बनने वाला है, ऐसे समय में मैं आपके सामने। दुनिया भर के लोकतंत्र के अंदर एक प्रकार से विश्वास की क्राइसिस दिखाई पड़ती है। सातत्यपूर्ण नेतृत्व लोकतंत्र के अंदर पूरी दुनिया को आप बारीकी से देखें तो बहुत कम जगह पे दिखाई पड़ता है। और मोदी जी पहले सीएम और फिर पीएम 23 साल तक लोकतांत्रिक तरीके से जनता का विश्वास जीतकर फिर से एक बार प्रधानमंत्री बने। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ठीकता के बगैर साकेत और दिनेश हमारे दोनों सहयोगी इस वक्त नरीमन पॉइंट पर मौजूद हैं। नरीमन पॉइंट जहां पर रतन टाटा के पार्थिव देह को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है और यहां पर सभी लोग आकर उन्हें नम्र श्रद्धांजलि दे रहे हैं। साकेत, आप एक बार पहले वहां की व्यवस्थाएं बता दें और आज पूरे दिन भर कितने बजे तक यहां पर अंतिम दर्शन किए जा सकेंगे श्री रतन टाटा के, और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया क्या रहेगी? बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए इस वक्त हम आपको तस्वीरों में लेकर चलते हैं कि अगर आप देखें तो अंतिम संस्कार आज शाम लगभग 4 बजे के बाद होगा, लेकिन उसके पहले एनपीसीए में इस वक्त जो अंतिम दर्शन की प्रक्रिया है वो चल रही है और टाटा ग्रुप से जुड़े हुए तमाम लोग इस वक्त आ रहे हैं और एक एक करके उनके अंतिम दर्शन कर रहे हैं। तो आप इस वक्त देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं, उसके बाद अब यहाँ से लगभग शाम के 4 बजे के आसपास वर्ली इन्हें ले जाया जाएगा, जहाँ पर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया की जाएगी। अब आपको बताएं कि फिलहाल अब तक अजीत पवार से लेकर शरद पवार तक सभी वहाँ आ चुके हैं, अंतिम दर्शन कर चुके हैं। इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस से लेकर
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कुछ ही देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो गृह मंत्री अमित शाह के भी आने का समय लगभग निर्धारित हो चुका है। हालांकि अभी तक प्रोटोकॉल्स के तहत ये नहीं बताया गया है कि वो कब तक पहुँचेंगे, लेकिन उनके भी यहाँ पहुँचने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो आप देखिए कि फिलहाल अंतिम दर्शन करके जितने भी टाटा ग्रुप से जुड़े हुए लोग हैं वो इस वक्त धीरे धीरे यहाँ आ रहे हैं, अंतिम दर्शन कर रहे हैं और उसके बाद आज शाम मुंबई के वर्ली में इनकी अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो अब देखिए जिस तरह से रतन टाटा की ये पूरी की पूरी प्रक्रिया रही है, जो उनकी जर्नी रही है, उसकी कहानियां हम कल से ही सुनते आ रहे हैं। बिल्कुल, और ये वाकई में पूरे देश के लिए एक गहरी क्षति है। उनके अतुलनीय योगदान को इस वक्त पूरा देश याद कर रहा है।